सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी जो कुछ हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। इस सब्जेक्ट की ये 4th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा की अंतः विषयक प्रकृति। इंटरडिसिप्लिनरी जो नेचर होता है एजुकेशन का वो क्या होता है, इंटरडिसिप्लिन के बारे में ही हमने पढ़ लिया था। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, ये क्या होता है। तो अब देखेंगे हम शिक्षा की अंतर विषयक प्रकृति। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न आपका बीएड में न उसके बाद एमएड में, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो शिक्षा की अंतर विषयक प्रकृति क्या होती है, शिक्षा के अन्य कुछ विषयों के साथ संबंधों को दर्शाइए। इस तरह से लॉन्ग में आएगा, बाकी ये शॉर्ट में भी आ जाता है। और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन आते हैं ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, उस रूप में भी आ जाता है। तो जैसे शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या संबंध है, तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शिक्षा की अंतर विषयक प्रकृति, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन। अब देखो हमारे पास अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, जैसे एजुकेशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, साइकोलॉजी है, तो अलग अलग डिसिप्लिन है। उन डिसिप्लिन में हमारा एक एजुकेशन डिसिप्लिन भी है। डिसिप्लिन वगैरह के तो बारे में आप जानते ही होंगे क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा एजुकेशन डिसिप्लिन है उसका दूसरे डिसिप्लिन के साथ रिलेशन होता है। जब हम एजुकेशन में कोई रिसर्च वगैरह करते हैं तो हमें दूसरे डिसिप्लिन्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है एजुकेशन में रिसर्च करने के लिए। इसे ही हम कहते हैं शिक्षा की अंतः विषयक प्रकृति, अंतर विषयक प्रकृति, जो आप कहना चाहें, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन। अब ये होता क्या है, देखो हमारा एजुकेशन एक डिसिप्लिन है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन। तो एजुकेशन एक डिसिप्लिन है। अब एजुकेशन एक डिसिप्लिन है तो उसके बहुत सारे नेचर होंगे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एजुकेशन की। जैसे उसका फील्ड वाइड है, उसमें सब डिसिप्लिन है, इसके खुद के अपने रिसर्च मेथडोलॉजी है, इसकी खुद की अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो एजुकेशन डिसिप्लिन के रूप में उसकी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन की ये भी है कि वो इंट्रा डिसिप्लिनरी नेचर का है। तो एजुकेशन की एक प्रकृति, बहुत सारी प्रकृति में से एक प्रकृति ये भी है अंतर विषयी या अंतः विषयक प्रकृति। इसका मतलब क्या है, जो हमारा शिक्षा सब्जेक्ट है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, वो बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारा एजुकेशन का फील्ड है वो दूसरे बहुत सारे डिसिप्लिन से, दूसरे बहुत सारे फील्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर एजुकेशन की बात करूं मैं, अगर मैं एजुकेशन में रिसर्च करूंगा तो मुझे साइकोलॉजी के फैक्ट भी पता होने चाहिए, तो साइकोलॉजी की भी जानकारी मुझे होनी चाहिए, हिस्ट्री की भी होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हमारे यहाँ कैसे कैसे डेवलप हुई है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, क्या बोलते हैं उसे, न्यू हिस्टोरिक पीरियड, जो हमारा इंग्लिश पीरियड था, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, तो इस तरह से अलग अलग पीरियड में बटा हुआ है ना हमारी हिस्ट्री। तो इसकी जानकारी के लिए मुझे क्या प्रॉपर हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी कि जो अंग्रेज कैसे आए थे, क्या उनकी सोच थी, क्यों उन्होंने ऐसी शिक्षा लागू करी। इसके अलावा सोशोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सोशोलॉजी के आधार पर ही तो हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो अगर एजुकेशन जो हमारा डिसिप्लिन है, एजुकेशन जो हमारा शिक्षा का पूरा फील्ड है, डिसिप्लिन का मतलब एक तरह से फील्ड ही होता है, फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ नॉलेज। तो एजुकेशन जो ये फील्ड है हमारा, ये बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है। हिस्ट्री, हमारा मनोविज्ञान हो गया, साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, मानव शास्त्र हो गया, और भी इस तरह से। तो कई सब्जेक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है हमारा एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसे ही हम बोलते हैं शिक्षा की अंतःविषयक प्रकृति, कि शिक्षा का जो नेचर है वो अंतःविषयक है। अंतःविषयक मतलब ये दूसरे बहुत से डिसिप्लिन के साथ, दूसरे बहुत से सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम एजुकेशन में रिसर्च करना चाहते हैं तो एजुकेशन में रिसर्च करते टाइम हमें इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का यूज करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट वाली क्लास से पहले पढ़ी थी, इंटरडिसिप्लिनरी, शायद सेकंड क्लास। तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का प्रयोग करना पड़ेगा अगर हम एजुकेशन में रिसर्च करना चाहते हैं। एजुकेशन के साथ साथ दूसरे और भी बहुत सारे जो डिसिप्लिन है उनमें स्टडी करनी पड़ेगी, उनके फैक्ट उठाकर लाने पड़ेंगे और अपनी रिसर्च को पूरा करना पड़ेगा। इसे ही हम कहते हैं शिक्षा की अंतःविषयक प्रकृति। अब देखो जो पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसकी प्रकृति अंतःविषयक होती है। विषय कह लो आप या डिसिप्लिन कह लो, तो शिक्षा हमारा एक ऐसा डिसिप्लिन है, विषय है, सब्जेक्ट है, जिसकी प्रकृति अंतर्विषयक होती है। मतलब अंतर्विषयक का अर्थ क्या होता है, अंतर्विषयक
इंटर प्लस डिसिप्लिन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा अनुशासन, दो या दो से अधिक अनुशासनों के आपस में संबंध। जो अंतर इंटरडिसिप्लिनरी है ना, इसका मतलब यही होता है, हमने पहले भी पढ़ा था इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है। तो शिक्षा की प्रकृति अंतर विषयक होती है। अंतर विषयक का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक अनुशासनों के मध्य आपसी संबंध। इसका मतलब क्या है, शिक्षा की प्रकृति अंतर विषयक होती है। इसका मतलब शिक्षा एक ऐसा डिसिप्लिन है या शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे बहुत से सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम एजुकेशन डिसिप्लिन में रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन डिसिप्लिन की सीमाओं को पार करके दूसरे बहुत से डिसिप्लिन से नॉलेज लेकर आनी होगी, उनकी भी थोड़ी थोड़ी स्टडी करनी होगी और अपनी रिसर्च को पूरा करना पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ पर इंट्राडिसिप्लिनरी से क्या मतलब होता है, अपने अनुशासन की सीमाओं को पार करके दूसरे अनुशासन के साथ जुड़ना, ये इसका मतलब होता है। शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। इस विषय में शोध के लिए हमें अन्य विभिन्न विषयों का भी सहारा लेना पड़ता है तथा उनके ज्ञान व शोधों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना पड़ता है, जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, प्रबंध, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार शिक्षा का विभिन्न अन्य अनुशासनों अर्थात अन्य विषयों के साथ बहुत अधिक गहरा संबंध होता है। इस नेचर को ही शिक्षा की अंतर विषयक प्रकृति कहा जाता है। बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जिनका जो नेचर होता है वो अंतर विषयक होता है, इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ज़्यादातर सभी होते हैं। साइंस ले लो आप, एजुकेशन हमारा हो गया, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का तो हर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है। कितने सब्जेक्ट ले लो आप, हिस्ट्री पढ़ने के लिए दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए हमें, लेकिन हिस्ट्री का रिलेशन बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ है। शिक्षा की अंतर विषयक प्रकृति को हम शिक्षा के अन्य विषयों के साथ संबंधों के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब हम क्यों कह रहे हैं शिक्षा की अंतर विषयक प्रकृति है, अंतर विषयक प्रकृति है, इसका मतलब क्या है, शिक्षा का बहुत से अन्य विषयों के साथ संबंध है। अब क्या संबंध है वो भी तो दर्शाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 3-4 के साथ दर्शा देंगे। शिक्षा का मनोविज्ञान के साथ संबंध, शिक्षा का दर्शन शास्त्र के, समाजशास्त्र के, मानव शास्त्र के साथ संबंध, ये हम दर्शा देंगे। ठीक है, अब देखो ये चीजें तो आपने पढ़ी ही होंगी। शिक्षा जो बीएड में आप बीएड कर रहे हैं वो शिक्षा सब्जेक्ट से ही कर रहे हैं, शिक्षा डिसिप्लिन एजुकेशन डिसिप्लिन से आप बीएड कर रहे हैं, टेंशन मत लो। तो बीएड में आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो सब आपके यहाँ पर काम आने वाला है, जितना आपसे पहले पढ़ लिया है। तो शिक्षा का मनोविज्ञान के साथ संबंध है, दर्शन शास्त्र के साथ भी है, समाज शास्त्र के साथ भी है, मानव शास्त्र के साथ भी है। इन सब सब्जेक्ट के साथ संबंध है शिक्षा का, इन्हें हम पढ़ते हैं। पहला है शिक्षा का मनोविज्ञान के साथ संबंध। अब देखो जो शिक्षा सब्जेक्ट है उसका मनोविज्ञान के साथ बहुत ही अधिक गहरा संबंध है। मनोविज्ञान में हम व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं, बच्चों का व्यवहार कैसा होता है, बड़ों का व्यवहार कैसा होता है, नेचर कैसा होता है उनका, किस तरह से में बेहतर सीखते हैं, किस तरह से में बेहतर नहीं सीखते हैं। तो मनोविज्ञान ही हमें बताता है कि किन परिस्थितियों में बच्चे बेहतर सीखेंगे, किस तरीके से किस विधि से बच्चे बेहतर सीखेंगे, कितनी देर के लिए उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है और वे किसी चीज़ को फोकस कर सकते हैं। उसी के आधार पर हम अपनी एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे पीरियड 30, 35, 40 मिनट के होंगे, 10 मिनट आने के 10 मिनट जाने के, 5 मिनट आने के 5 मिनट जाने के, तो 25-30 मिनट बचते हैं, बच्चा पढ़ेगा और 25-30 मिनट तक बच्चे का दिमाग एक्टिव रहता है। इसके अलावा हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी टेक्नोलॉजी क्यों लेकर आए हैं, मनोविज्ञान के कारण ही तो लेकर आए हैं। मनोविज्ञान ने हमें बताया कि बच्चे करके बेहतर सीखते हैं, जो उनके अनुभव हैं, अगर हम अनुभव बढ़ा दें, उनके जो नॉलेज उन्हें मिल रही है, बच्चे कुछ देखें, कुछ सुने, कुछ चीज़ करें, इससे हम टेक्नोलॉजी लेकर आए, नए नए हमने सहायक सामग्री बनाई, रेडियो टीवी वगैरह वगैरह में बच्चों के हेल्प में आएंगी भाई में, तो क्योंकि मनोविज्ञान हमें बता रहा है जितनी ज़्यादा इंद्रियों को अनुभव को हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बच्चा बेहतर सीखेगा। तो ये क्या है, शिक्षा का और मनोविज्ञान के बीच आपसी संबंधी तो है कि शिक्षा मनोविज्ञान पर निर्भर करती है और मनोविज्ञान भी एक तरह से शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ पॉइंट लिख देंगे हम यहाँ पर। सबसे पहला है मनोविज्ञान छात्रों की प्रकृति को समझने में हमारी सहायता करता है, जिसके आधार पर ही हम बच्चों की शिक्षण की व्यवस्था कर पाते हैं। अब बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, तो जैसे बच्चे वैसे हम शिक्षण की व्यवस्था करते हैं अपनी। मनोविज्ञान ही हमें विकास की अवस्थाओं से परिचित कराता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और ये बताता है कि अलग अलग अवस्थाओं में बच्चों का नेचर कैसा होता है, सीखने की गति कैसी होती है, किस तरह से बच्चे सीखते हैं। तो उन अवस्थाओं में हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर ही बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। मनोविज्ञान ही हमें बताता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि, इसके अलावा हमारा पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं जिनको हमें बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। तो हम इन सब तथ्यों के आधार पर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री और सहायक क्रियाएं
को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड टीचिंग एड्स इन्हें बोलते हैं हम। तो शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग एड्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अधिक सहायक होंगी, ये मनोविज्ञान ने हमें बताया है। इसी आधार पर हम जब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो पाठ्यक्रम में इनको भी स्थान देते हैं अपने। शिक्षण विधियों की खोज भी मनोविज्ञान ही करता है। मनोविज्ञान ही बताता है बच्चे बेहतर कैसे सीखेंगे, भाई करके सीखेंगे, मनोविज्ञान ने हमें बताया। तब हमने ऐसे ऐसे शिक्षण विधियों की खोज करी जिसमें बच्चे करके सीखते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान ही हमें शिक्षण के समय को निर्धारित करने में मदद करता है कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए और एक पीरियड कितने टाइम का होना चाहिए, बच्चे कितने टाइम तक फोकस कर पाते हैं किसी भी एक चीज़ पर। ऐसी चीज़ें मनोविज्ञान ही बताता है हमें। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को सुरक्षित रखती है और शिक्षा मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार करती है और मनोविज्ञान का विकास करती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि एक तो मनोविज्ञान का यूज हम शिक्षा में कर रहे हैं और दूसरा शिक्षा भी मनोविज्ञान के ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। तो ये क्या, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा और दर्शन शास्त्र के मध्य संबंध। देखो, शिक्षा और दर्शन शास्त्र के मध्य भी आपस में संबंध होता है। दर्शन शास्त्र क्या होता है? प्रत्येक समाज की अपनी एक सोच होती है, सामाजिक विचारधारा। जैसे जिस समाज की विचारधारा वैसा उस समाज का दर्शन होता है। जैसे हमारे समाज की विचारधारा है कि भगवान एक है, हमारे अंदर आत्मा है, हम मरेंगे तो भगवान के पास हमारी आत्मा जाएगी, भगवान उसे तलेगा, भूनेगा, जैसे जैसे हमने कर्म किए होंगे उसके आधार पर हमें फल मिलेगा और अगला जन्म मिलेगा। हमें अच्छे कर्म किए होंगे, हमने मोक्ष मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। तो हर समाज की अपनी एक विचारधारा होती है, उसकी उस विचारधारा को दर्शन कह देते हैं। तो जिस समाज का जैसा दर्शन होगा ना, उस समाज की शिक्षा की व्यवस्था भी वैसी ही होगी। हम अपनी दार्शनिक विचारधारा के आधार पर ही अपनी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए आप जो फिलोसफी में पढ़ा रहा हूँ आपको बीएड में, उस सब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे आपका प्रकृतिवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, मानववाद हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं हमारी, ये दर्शन ही तो है। विभिन्नवाद हमारा दर्शन ही तो। दर्शन क्या होता है? हमारी विचारधारा। जैसे मेरी विचारधारा वैसा मेरा दर्शन, ठीक है। तो जैसा हमारा दर्शन होता है वैसी हमारी शिक्षा भी होता है। सबसे पहला तो ये होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में दर्शन हमारी मदद करता है। सबसे ज्यादा मदद उद्देश्यों का निर्धारण करने में कौन करता है? दर्शन शास्त्र ही करता है। अब देखो, दर्शन शास्त्र क्या होता है? हमारी सोच, हमारी विचारधारा। तो जैसे हमारे समाज की सोच होती है वैसा ही हमारा दर्शन होता है, और हमारा दर्शन शास्त्र ही हमारे उद्देश्यों के निर्धारण करने में हमारी मदद करता है। दर्शन शास्त्र के आधार पर ही हम अपनी शिक्षण विधियों की व्यवस्था करते हैं। देखो, अलग अलग दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अलग अलग शिक्षण विधियाँ दी हैं। जैसे करके सीख, जो हमारे जॉन डीवी साहब हैं, उन्होंने करके सीखने पर बल दिया है। हमारे मोंटेसी ने भी इस पर बल दिया है। तो अलग अलग दार्शनिक हमारे अलग अलग शिक्षण विधियों पर बल देते हैं। नेक्स्ट है, समाज का दर्शन उस समाज की शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करता है। अगर हम यथार्थवाद को मानते हैं तो हमारी शिक्षा यथार्थवादी होगी। हमारी उसमें शिक्षण विधियाँ और हमारी शिक्षा के उद्देश्य और हमारे स्कूल यथार्थवाद के नियमों के आधार पर होंगे। जैसे पहले में हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, उस तरह से। तो जो हमारी शिक्षा का स्वरूप है वो हमारा दर्शन निर्धारित करता है। अगर हम इसे प्रकृतिवाद को फॉलो करते हैं तो हमारी शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण विधियां वगैरह प्रकृतिवादी सिद्धांतों के आधार पर होंगी। नेक्स्ट है, हमारी दार्शनिक विचारधाराएं प्रत्यक्ष रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। दार्शनिक विचारधारा पर ही निर्भर करता है हमारा अनुशासन कैसा होगा, क्योंकि अलग अलग जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनमें अनुशासन को अलग अलग माना गया है। यथार्थवाद तो अनुशासन नॉर्मल मानता है कि बच्चे को ठीक ठाक अनुशासन में रखना चाहिए। इसी तरह से प्रयोजनवाद कहता है, प्रयोजनवाद भी ठीक ठाक अनुशासन में रखने की बात करता है। प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दो, कोई भी अनुशासन में बच्चों को नहीं रखना चाहिए। आदर्शवाद ज़्यादा अनुशासन में रखता है, ज़्यादा। तो जैसी हमारी दार्शनिक विचारधारा वैसी हमारी शिक्षा, वैसा हमारा दर्शन, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा कुछ विशिष्ट विषयों के शिक्षण पर बल देती है। ठीक बात है, हर दार्शनिक विचारधारा में हमारा यथार्थवाद तो भौतिक विषयों को पढ़ने पर बल देगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह को, क्योंकि हमें इस भौतिक संसार को जानना है। आदर्शवाद क्या कहेगा हमारा कि धार्मिक विषय पढ़ो जो भगवान के साथ आपके जुड़ने में मदद करेंगे। तो जैसे दार्शनिक विचारधारा वैसा हमारा शिक्षा। नेक्स्ट है, हम शिक्षा के स्पष्ट रूप से क्या से लेते हैं इसके, अच्छा, शिक्षा का क्या अर्थ मानते हैं हम। जैसे हमारी शिक्षा का अर्थ है बच्चों का विकास करना, उनकी शिक्षा का अर्थ है हमारे शिक्षा वो साधन है जो राष्ट्र को विकास के मार्ग पर आगे भेजे। अलग अलग देशों की शिक्षा का अलग अलग अर्थ हो सकता है, अलग अलग विद्वानों की शिक्षा का अलग अलग अर्थ होता है।
कोई कैसा है, कह सकता है कि शिक्षा क्या है, भगवान तक पहुंचने का साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन। कोई ये कह सकता है शिक्षा क्या है, अपने आसपास की चीज़ों को जानना ही शिक्षा है। तो शिक्षा का क्या अर्थ लेते हैं हम, शिक्षा का मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या मानते हैं, इसके निर्धारण में भी दर्शन शास्त्र हमारी मदद करता है। शिक्षा दर्शन को जन्म देती है और दर्शन को बनाए रखती है। शिक्षा भी दर्शन शास्त्र, शिक्षा क्या करती है, हमारा बुद्धि का विकास करती है, जिससे हम दर्शन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। और शिक्षा ही हमारे दार्शनिक ज्ञान को फैलाती है, उसकी जानकारी हमें प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा और समाजशास्त्र के मध्य संबंध। अब देखो, शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है, समाज के लोग करते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी परंपराएं होती हैं, उसका कल्चर होता है, रहन सहन होता है, खान पान होता है, उसकी सोच होती है, समाज की आवश्यकताएं होती है, समाज की स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जिस स्थिति में समाज रह रहा है। तो हर समाज की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, कहाँ वो रह रहा है, कैसे रह रहा है, कैसा उसका कल्चर है। उस सब के आधार पर समाज के लोग शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जैसे हमारा कल्चर में रोटी वगैरह खाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारी किताब में जो फोटो आएंगे वो ब्रेड पकौड़े के आएंगे या पैटीज वगैरह के आएंगे, कुकीज़ के आएंगे, अमेरिका में खाई जाती हैं जो चीज़ें, जो हमारे कल्चर के में ही आएंगे। हमारी किताबों में जो डांस कर नृत्य कर रहे हैं वे लोग कौन होंगे, इंडियन ही होंगे, इंडियन कल्चर से रिलेटेड होंगे। तो जैसी हमारी सोसाइटी होती है उसका भी प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ता है। मतलब शिक्षा और सोसाइटी भी आपस में जुड़े हुए हैं। समाज के लोग ही शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और शिक्षा के लिए धन आदि की व्यवस्था करते हैं। तो हम कह सकते हैं शिक्षा और समाज आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक समाज की कुछ मूल्य परंपराएं होती हैं जिनके आधार पर समाज में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। भारत के मूल्य परंपराएं क्या क्या है, जैसे हमारी परंपराएं होती है पिंडदान करना, जो अगर दाह संस्कार वगैरह करना, अलग अलग समाज की अलग अलग हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम शिक्षा की व्यवस्था बच्चों की करेंगे। ये सब हमारी किताबों में देखने के लिए आपको मिलेगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज का विकास करना होता है और समाज की बुराइयों को समाप्त करना होता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं शिक्षा और समाज जुड़े हुए हैं आपस में। शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। हर समाज की एक संस्कृति होती है, उस संस्कृति में समाज का रहन सहन, खान पान, पहनावा, बर्तन, हथियार, व्यवसाय, क्या क्या बिजनेस होती हैं, किस तरह से वे अपना जीवन जीते हैं, वो सब शामिल होता है। समाज के लोगों की सोच भी संस्कृति का एक हिस्सा होती है। तो हम अपनी शिक्षा की व्यवस्था अपनी संस्कृति के आधार पर करते हैं और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, हमारी संस्कृति की जानकारी हमारे बच्चों को हो जाए। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में भी समाज की आवश्यकता और सामाजिक उद्देश्यों का बहुत ही अधिक योगदान होता है। अब देखो, हमारे समाज की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे पास पूरे संसाधन नहीं है, मजबूरी में हम अपना टाइम काट रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे उन संसाधनों की खोज कर लें। तो हमारे समाज की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, उनके आधार पर ही हमारी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, उद्देश्यों की। अब देखो, शिक्षा के उद्देश्यों की, हम शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं ना, अपनी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, उसमें समाज, उसमें दर्शन, हमारा सबसे ज़्यादा दर्शन, फिर समाज, और उसके बाद मनोविज्ञान, तकनीकी, हर चीज़ उसमें योगदान देती है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में। तकनीकी भी, दर्शन भी, हमारा समाज भी, और जो भी एक और रह गया, तो मतलब हर चीज़, लेकिन समाज और दर्शन ज़्यादा देता है उद्देश्यों के निर्धारण में। यदि समाज में कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसका प्रभाव उसकी शिक्षा पर भी पड़ जाता है। मान लेते हैं हमारे समाज में तकनीकी उपकरण आ गए, इंटरनेट आ गया, तो उसका प्रभाव भी शिक्षा पर पड़ गया ना। शिक्षा में भी हमारे इंटरनेट वगैरह का यूज होता है आजकल, देखो। तो समाज में कोई परिवर्तन आता है तो शिक्षा में भी आ जाता है। हमारी गवर्नमेंट बदल गई, उसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ जाएगा, गवर्नमेंट शिक्षा को बदल देगी। नेक्स्ट है, शिक्षा की पाठ्यचर्या के निर्माण विभिन्न सामाजिक तत्वों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा की उपादेयता की जानकारी भी समाज से द्वारा ही जानी जाती है। अब हमारी शिक्षा कितनी प्रभावी है, कैसे पता चलेगा उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो समाज को देखकर ही तो हम जानेंगे कि हमारी शिक्षा कितनी प्रभावी है। इसका मतलब क्या है, शिक्षा की सफलता की जानकारी भी हम समाज पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को देखकर कह सकते हैं। शिक्षा समाज के अस्तित्व का आधार होती है और समाज के नागरिकों का विकास करती है शिक्षा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं शिक्षा और समाजशास्त्र आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा और मानव शास्त्र के मध्य संबंध। ये आपके एमएड में काम आता है। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव शास्त्र।
मानव शास्त्र कवाप या मानव विज्ञान। मानव विज्ञान या मानव शास्त्र मानव के विकास का अध्ययन होता है। हम लोग जो मानव हैं कैसे विकसित हुए हैं, कैसे इस दुनिया में आए हैं, कैसे कैसे हमारा विकास हुआ है, वो पूरा अध्ययन किया जाता है इस सब्जेक्ट में, मानव शास्त्र में। जैसे पहले हम बंदर थे, बंदर से पहले हम कुछ और होंगे, पहले क्या बना, एक कोशिका बनी जल में, उसके बाद थल की एक कोशिका बनी, धीरे धीरे जानवर बनने लगे, उनसे हजारों करोड़ों लाखों सालों में बंदर बने, बंदर धीरे धीरे अपने दो पैरों पर चलने लगे, उससे धीरे धीरे हम इंसान बने। तो वो जो हमारा विकास कैसे हुआ है, जैविक रूप से हमारा विकास कैसे हुआ है, उसके बाद हमने समुदाय बनाए, ग्रुप में हम रहने लगे, लैंग्वेज बनाई हमने, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने लगे, परिवार बनाने लगे, हमने भाषा बनाई, उसके बाद अपना समुदाय, पूरा अलग अलग समुदाय इकट्ठे हो गए, अलग अलग एक जगह पर अलग अलग समुदाय रहने लगे, समाज बना। तो वो जो हमारा विकास कैसे हुआ है, जैविक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, मानव शास्त्र में हम दोनों पक्षों को एक साथ अध्ययन करते हैं। हमारा विकास कैसे हुआ है, जैविक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी तरह से। तो प्रॉपर हमारे विकास का जो अध्ययन करता है, मानव के विकास का, हमारा हम कैसे पैदा हुए इस धरती पर और आज हम ऐसे हैं, ऐसे कैसे पहुंचे, हम किस किस फेज से होकर निकले, वो सारा अध्ययन मानव शास्त्र में किया जाता है। ठीक है। अब जो मानव शास्त्र है उसका भी डायरेक्ट प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? अब देखो, मानव बड़े हुए, मानव ने ग्रुप में रहना शुरू कर दिया, उसके बाद मानव ने अपने बच्चों को शिक्षा देनी शुरू की। तो वो जो शिक्षा मानव के विकास का एक हिस्सा है, शिक्षा हमारे विकास का साधन है। आपने पढ़ा होगा। तो मानवों का विकास और शिक्षा आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर शिक्षा अच्छी होगी हमारा विकास अच्छा होगा, हमारी शिक्षा खराब हो गई तो हम पतन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। जस्ट लाइक पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बच्चों को सही जानकारी नहीं बताई जाती, उनकी हिस्ट्री वगैरह उन्होंने काफ़ी फैक्ट्स मोड़े हुए हैं। इस वजह से जब उन्हें सच्चाई की जानकारी नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि बाहरी जो वातावरण है उसमें क्या क्या स्थितियाँ हैं, तो पतन की ओर जाना ही है उन्हें। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट को थोड़े थोड़े पढ़ लेते हैं एक एक। मानव शास्त्र हमारी यह समझने में मदद करता है कि शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास और प्रथाएं कैसे प्रशासित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शास्त्र मानव जीवन और मानव विकास पर शिक्षा के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शास्त्र शिक्षा को विभिन्न संस्कृतियों, समाजों के संदर्भ में समझने में मदद करता है, जिससे शिक्षक बच्चों की अलग अलग पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं या उनके आधार पर बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। अब देखो, मानव शास्त्र बताता है कि हमारा विकास कैसे हुआ है, कैसे कैसे अलग अलग समुदाय बने हैं, उन समुदाय की अलग अलग संस्कृति बनी है। तो एक शिक्षक मानव शास्त्र के द्वारा ये पता लगा सकता है इस बच्चे की अलग संस्कृति है तो क्यों है, कैसे बनी, उसके आधार पर उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। मतलब मानव शास्त्र और शिक्षा आपस में जुड़े हुए हैं। मानव शास्त्र शिक्षा की सामाजिक संदर्भों और संरचनाओं को समझने में सहायता करता है और प्रयास करता है। हमारी मानव शास्त्र क्या करता है, हमारे जो अलग अलग समाजों की शिक्षा की व्यवस्था है उसका अध्ययन करता है, समझने में मदद करता है। मानव शास्त्र विभिन्न संस्कृतियों की शिक्षा के बहुत सारे परिप्रेक्ष्य को समझता है और उसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। मानव विज्ञानी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में शिक्षा कैसे कार्य करती है इसका अवलोकन करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक परिस्थितियाँ कैसे संबंधित है, इन सबका अध्ययन करते हैं मानव शास्त्री। शिक्षा मानव शास्त्र के ज्ञान को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है और शिक्षा ही मानव शास्त्र के ज्ञान का आधार होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मानव शास्त्र और शिक्षा आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आज का हमारा सब्जेक्ट था, शिक्षा की अंतःविषय प्रकृति। मतलब क्या हुआ, शिक्षा जो हमारा सब्जेक्ट है, शिक्षा जो फील्ड है, वो बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ आपस में जुड़ा हुआ है। इसे ही हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं 9528219270 इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपको आज जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।